आपने इतनी टॉपिक कर ली तो आपका पेपर भाई बहुत ही खतरनाक जाएगा, बहुत खतरनाक। चाहे प्राइवेट में हो गवर्नमेंट में हो, जो टॉपिक मैंने बताया इतना कर लो आप एक दिन के अंदर में ना, अगर जितना टॉपिक कर पाओगे उतने नंबर। जितने भी चैप्टर मैंने बताया हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सारे खत्म कर दिए, बस कर लो मेरे भाई, अब कोई मौका नहीं है। और ये चीज आपको कोई भी पूरे YouTube पे नहीं बताएगा कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है। 5-6 घंटा आपको लाइव में रख लेगा, वन शॉट पता नहीं क्या क्या शॉट, बट आपके सामने एसएसपी ने एक किंग ऑफ कंटेंट दे दिया। अब आपके हाथ में करना है नहीं करना, बस एक माइक्रो सेकंड भी वीडियो मिस मत करना। एक एक क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये सारी चीजें हो गई, तो बस इतना सफिशिएंट है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द डिटरमाइन इंपैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार। तो मेरे भाई क्लास 9th के लिए अगर आप रेडी हो ना अपने एसएसटी में 80 में से 80 करने के लिए, इस वीडियो कंप्लीट देख लेना। और इससे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए वो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्ट्स वाली वीडियोस में बता चुका हूं कि सारे पेपर मैंने कैसे पता लगाया और किस तरीके से क्लास 11 की टोटल पेपर मैच हुए एसएसटी ह्यूमैनिटीज पे, जो आपकी कम्युनिटी की पोस्ट में भी दिख रहा होगा। उसी तरीके से आपके एसएसटी के 80 में से 80 110% है, और 5 नंबर के मैप भी आपको वही आएगा जो यहां से बताया जाएगा। इसके लिए बस आपको एक ही रिक्वेस्ट है आप लोग से कि भाई इस वीडियो कंप्लीट देख लेना, एट द एंड देख लेना, यही सारे टॉपिक नोट करके आप लिख लेना, आपके 80 में से 80 होंगे। तो मेरे भाई बिना किसी देरी के शुरू करते इस वीडियो को, बस एंड तक बने रहना और आपके पूरे 80 नंबर पक्के हैं मेरे भाई। बस शुरू करो मेरे भाई। सबसे पहले आपके सामने कंटेंट में बिल्कुल छोटा सा समरी होगा। हिस्ट्री में आपको एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है, सोशलिज्म यूरोप इन रशियन रेवोल्यूशन पढ़ना है, यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपके नाजिज्म एंड हिटलर राइज, ये भी आपके यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, अब प्लस में आपके एमसीक्यू आएंगे। ये जो मैं बता रहा हूं आपको प्रीवियस बेस पे बता रहा हूं, आपको इसके अंदर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पूरी सेशन कंप्लीट मिलेगा। बस आधे से मतलब 30 से 40 मिनट दे दो, आपका सारा काम सेट हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, फिर आपके पेट्रिज्म इन मॉडर्न वर्ल्ड, इससे कम क्वेश्चंस बनते हैं। बट जहां से ये 3 चैप्टर है, ये 3 चैप्टर आपको पहला दूसरा तीसरा इन तीनों को ऐसे घोल के पी जाना है, और इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे मैं बता दूंगा आपको कि बिल्कुल दिल दिमाग में छप जाएगा मेरे भाई। तो डोंट नीड टू वरी, बस इस वीडियो कंप्लीट देखना, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे मेरे भाई। उसी तरह से आपके पास ज्योग्राफी में ये इंडिया साइज एंड लोकेशंस, यहां से आपके मैप भी आएगा। फिर फिजिकल फीचर्स, यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा। फिर ड्रेनेज सिस्टम, यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा। क्लाइमेट आपके यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा। नेचुरल वेजिटेशन आपके एमसीक्यू आ सकता है। पॉपुलेशन आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा। जिस तरीके से बता रहा हूं यही आप छापते जाना, पेपर में पहले बता दिया, चैप्टर दिमाग में रखते जाओ, कहां से कौन से क्वेश्चंस बनेंगे अभी आपके सामने टॉपिक भी आएगा। उसी तरीके से मेरे भाई जब ये सारी चीजें हो जाती है तो आपके सामने आता है पॉलिटिकल साइंस, जो कि पॉलिटिकल साइंस इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जिस व्हाट इज द डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आता है। इलेक्ट्रल, यहां से आपके एक शॉर्ट क्वेश्चंस आता है। वर्किंग इंस्टीट्यूशन, एक आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आता है। डेमोक्रेटिक राइट्स, एक आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आता है। जो बोल रहा हूं वही फिक्स है 110%, बस आप मिलाते जाना पेपर में, समझे दोस्त। उसके बाद आपके सामने इकोनॉमिक्स आता है, और इकोनॉमिक्स में अंदर में देखना थोड़ा जल्दी में इसलिए करो क्योंकि जिससे कि आप पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आ पाओ और कम समय में। इकोनॉमिक्स में आपके सामने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, आप जानते हैं पीपल एज ए रिसोर्सेज, पॉवर्टी चैलेंजेस आपके एक लॉन्ग क्वेश्चंस, फूड सिक्योरिटी आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन। क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चंस में जितने भी दोस्त 2024 के पेपर में बने हैं, आपके यही दोनों चैप्टर सबसे ज्यादा डिमांडेड थे। तो इतनी बात समझ आ गई, तो बस मेरे भाई अब कंप्लीट देखना इस वीडियो को, एक सेकंड भी मिस मत करना, यही रिक्वेस्ट आप लोग से। एट द एंड जब आप पेपर दे के आओगे 15 और 17 तारीख वाले में, भाई आप कहोगे इसी वीडियो के नीचे आके भाई पूरे में से पूरे अटेम्प्ट करके आए हो 110%। मैं कोई यहाँ पे लाइव नहीं ले रहा, 5-5, 10-10 घंटे का मेरे भाई शॉर्ट रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, बस कहानी खत्म। कम समय में आपका समय बचना चाहिए, समझे दोस्त। तो चलो भाई पहला चैप्टर है, और पहले चैप्टर में आपको पता है कि इंपॉर्टेंट क्या है नहीं है, तो मैं बता देता हूँ आपको। तो मेरे दोस्त ये रहा आपके सामने पहला चैप्टर, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंच रेवोल्यूशन। किसका देख रहे हो भाई यहाँ पे, ये आपके सामने फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ से सबसे पहले आप एक एमसीक्यू मैच कर लो
एमसीक्यू आएगा। अब फिर आपके सामने जो मैचिंग टाइप का आता है ना, यहाँ पे मैचिंग टाइप के, जैसे कि आपने देखा कि प्रीवियस में पेपर में डिस्कस कर चुका हूँ, लाइव वाली एक वीडियोस मैंने करा था लाइव सेशन में, वो आप जाके जरूर चेकआउट करना, वहां पे आपको सारी चीजें आ जाएगी। तो यहाँ से अब मेन मुद्दे की पॉइंट पाते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बनता है। तो मेरे भाई इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बनते हैं फ्री स्टेट ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, एक ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये आपको एक टॉपिक कर लेना है, समझे भाई। इस पॉइंट को तो हो ही जाएगा सारी चीजें। उसके बाद मेरे भाई आपको ध्यान सुनना, यहाँ पे किस किस तरीके से वहां पे सिचुएशन था, अब सुनते जाना बस ध्यान से। काउजेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने, ये काउज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशंस क्या थे, एक ये दूसरा टॉपिक। सबसे पहला सोशल काउजेस था, पॉलिटिकल काउजेस था, इकोनॉमिक काउजेस था। तो आपके कारण पता होना चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशंस के कारण क्या थे। यहां से आपके एक शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, टॉपिक मिक्स करते जाओ, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ मेरे भाई, समझे। उसके बाद में आपके सामने जो यहाँ पे कुछ इवेंट्स हैं, इस इवेंट्स को आपको देखना है और इस इवेंट से आपके बनेंगे एमसीक्यू। जैसे मान लो आपके मैचिंग करने के लिए आ सकता है, तो ये सारी चीजें जैसे कह रहा है यहाँ पे 5 मई 1789 लुई 16 कॉल टुगेदर टू मीटिंग ईस्ट जनरल इंपोज, ये हटाओ। एक क्वेश्चन लास्ट टाइम में पूछा था कि भाई क्या था यहाँ पे, असेंबली एंड द इंटर थर्ड स्टेट एंड द किंग ऑफ ऑर्डर टू मूव पेरिस विद द, मतलब आपको डेट के बीच में आ सकता है, कुछ इस तरीके के डेट होंगे वो डेट से। तो आप एक बार ध्यान रखना, किंग रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ थर्ड स्टेट। तो एक नंबर का क्वेश्चंस में क्या आ जाएगा, किसने थर्ड स्टेट की डिमांड को रिजेक्ट किया था, किंग ने किया था। तो कुछ इस तरीके के मैचिंग्स भी आपके सामने होंगे, समझे। उसी हिसाब से फिर आपके सामने आ जाएगा कि जो आपके मैचिंग्स आएंगे इसी बेस पे मैचिंग आएंगे, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है दोस्त। फिर आगे चलते आपके सामने एक्टिव सिटीजन की बात छोड़ते हैं यहाँ पे, फिर आपके सामने इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यहां से बनता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं भाई, ठीक है। जो क्वीन प्लान इंस्ट्रक्टेड द स्प्रिज्म रॉयल फैमिली, हटाओ से। फिर अगला आपके सामने ये क्वेश्चंस, 21 सितंबर 1972 इट्स डिक्लेयर फ्रेंच रिपब्लिक। तो अब देखो, अगर मान लो ये एमसीक्यू में डायरेक्ट नहीं आया तो मैचिंग टाइप में आ सकता है कि बताओ भाई सीक्वेंस बताओ, इसका सीक्वेंस बताओ। तो ये आप इंपॉर्टेंट मार्क करके जाओ, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके तरह से यहाँ पे फिर अगला कब है, 1793 टू 1794 इट हैज रीजन, इट वाज नोन एज रीजन ऑफ टेरर। तो आपको ये भी आपको डेट याद रख के जाना है, ठीक भाई। ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे। जब ये सारी चीजें आ जाएगी तो फिर आपके सामने एक और डेट आएगा जिसको आप कह सकते हो डायरेक्टरी फ्रॉम द 26 1795। तो आपको ये भी चीजें आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस मोस्टली बनते हैं। और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज था यहाँ पे, द एम्पायर ऑफ द फ्रेंच इन 1804 काउंसिल एंड लेटर क्राउन हिमसेल्फ, ये कौन था भाई, आपके पास नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, नेपोलियन बोनापार्ट सबसे पहले कब वहां पे मतलब जीता, ये कब वहां का किंग बना। तो ये 1804 में। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। फिर आपके एक आ गया बैटल ऑफ, मतलब कि बैटल ऑफ वाटरलू 1850 में, और कौन था यहाँ पे, नेपोलियन वाज डिफीटेड। ये भी पॉइंट आपके सामने आ गया। फिर अगला, स्लेवरी वाज फाइनली एबोलिश 1848 फ्रॉम द ऑल कॉलोनीज ऑफ द फ्रांस। तो फ्रांस से जितने भी स्लेव्स वाले थे सारी चीज कब खत्म कर दी, 1849 में। वीमेन फॉट देयर ऑन वे टू गेट राइट टू वोट इन 1946 इन द फ्रांस। ये आपके सामने इंपॉर्टेंट है, ये आएगा मेरे भाई, क्योंकि ये पॉइंट पता होना चाहिए कि 1946 में वीमेन्स को वहां पे एक राइट्स मिल गया था फ्रांस में कि वोट डालने का। तो एक तो ये चीजें हो गई, जब इतनी सारी चीजें हो गई तो ये तो आपके सामने सीक्वेंस डेट है। तो ये मैंने पहले बता दिया। अब मैप आपके 2 नंबर के यहां से आएगा ही आएगा। फिर आपके सामने मेरे भाई कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक सेकंड के लिए आप मुझे आंसर बताओ। हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हो रहा था उस टाइम फ्रांस का राजा कौन था, बस मुझे आप लोग इसका कमेंट करके बताना अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो। मेरे भाई ये पॉइंट समझ आ गया। तो मतलब आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर से बस एक चीज समझ आ गई कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस
बन सकते हैं। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ में, बस बने रहना, आप पूरा पेपर करके आओगे, पेपर 110% करके आओगे। तो मेरे भाई ये रहा आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन, ये तो आपके सामने क्या दिख रहा है, ये आपके पास करेक्ट इनकरेक्ट है, तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों किस तरीके से आएगा, समझे। तो भाई बस पेशेंस रखो, और भाई नए हो तो प्लीज लाइक कर दो मेरे भाई, अगर अभी भी नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको वही सारी चीजें बता रहा हूं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हुए आए हैं, समझे। और इससे पहले मैं आपकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो वो भी आप जाके चेकआउट करना। देखो इस तरीके से आपके मैचिंग आ सकते हैं, इस तरीके से आपके सीक्वेंस वाइज लगाने के लिए आ सकते हैं। तो ये देखो, जैसे मान लो अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द क्रॉनिकल ऑर्डर, ये देखो भाई ये क्रॉनिकल ऑर्डर 100% आएगा भाई, 100% क्या कहूं मैं, ये आएगा इस तरीके के, देख लेना भाई। कब, चाहे आपके 15 फरवरी का एग्जाम हो या आपके यहाँ पे 17 फरवरी का एग्जाम हो, आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चंस जरूर आएगा सीक्वेंस लगाने के लिए। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से मैचिंग टर्म्स वाले भी आएंगे, तो आप ये जब कर पाओगे जब आपको यहाँ पे टॉपिक पता होगा। देख लो मेरे भाई, ये आपके सामने क्वेश्चंस है, ये आपके सामने आना ही आना है, समझे। फिर आपके सामने जो क्वेश्चंस बनेंगे, ये आपके पास क्वेश्चंस है जो कि 3-3 नंबर के कैरी करते हैं क्वेश्चंस। तो चलो भाई आपके सामने क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है, समझे मेरे भाई। चलो देखते हैं क्वेश्चंस आपके सामने क्या रहा है यहाँ पे। व्हेन वाज द स्लेवरी एबॉलिश्ड फ्रॉम द ऑल द कॉलोनीज ऑफ फ्रांस, एक तो ये हो गया। फिर व्हाट वाज द डायरेक्टरी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक आपके सामने एक ये हो गया, समझे। तो ये सारी चीजें होने के बाद फिर आप आ जाओ 3 से 5 नंबर के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। फिर आपके सामने क्वेश्चंस ये है, सबसे पहले देखो दोस्त, फिर कह रहा है आप यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्राइब व्हाट इज द लेगेसी ऑफ द बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हाट इज द लेगेसी वाज लेफ्ट बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये आपके पास पेपर में 100% पेपर में आएगा मेरे भाई, ये आज लिख लो, मतलब आएगा ही आएगा, समझे। ये पॉइंट हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फिर आपके सामने एक क्वेश्चन है, व्हाट लॉ वाज पास्ड बाय द नेशनल असेंबली इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये भी आपको याद रखना है 4 अगस्त। ये पॉइंट आप समझ आ गया। यहाँ पे थर्ड स्टेट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। जब ये सारी चीजें हो जाती है तो आपका दिल दिमाग हो जाता है बिल्कुल एकदम क्लीन, और जिस तरीके से इस क्वेश्चन दिया है आप यहाँ पे कर लो। और उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, which rights were described as the natural and the inalienable by the French Constitution 1791। ये भाग आपके सामने क्वेश्चन हो गया, बस इतनी सारी चीजें आपका आंसर हो गया सेट, समझे। तो अब सेकेंड चैप्टर पे आते हैं, क्योंकि भाई मैप तो आपको मैंने बता दिया कि 2 नंबर का मैप आपके यहां से आएगा, तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि भाई इसमें क्या है अभी बहुत कम समय है, क्योंकि हिंदी का भी रिकॉर्ड करना है। तो मैं आपको भाई ये चाहता था मैं भाई लाइव में आपके 2 से 4 घंटा खराब कर सकता था, बट नहीं मेरे भाई, क्योंकि अभी आपके लिए समय सबसे ज्यादा प्रीशियस है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम के समय है, समझे भाई। अगर आपको यहां तक चीजें समझ आ रही होगी, अगर आपको लग रहा है कि भाई एसएसपी पे रियल कंटेंट मिलते हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब मेरे भाई, और नए हो तो बस सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना मत भूलना मेरे भाई, बस रिक्वेस्ट आप लोग से। और कंटेंट मेरी जिम्मेदारी है आपको 100% रियल देना। चलो सेकंड चैप्टर में आते हैं, सोशलिज्म यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। यहां से आपके सामने जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक तो आपके सामने कंजर्वेटिव, एक लिबरल एंड रेडिकल, इनके बीच में आपके डिफरेंशिएट आएगा किसी भी तरीके से, ये लिख लो यहाँ पे 1000% आएगा। आएगा मतलब मेरे भाई ये आएगा ही आएगा, समझे। तो इन तीनों को आप तैयार करो, इन तीनों से आपके पेपर आना ही आना है, इतनी श्योरिटी दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर जब ये सारी चीजें हो जाती है तो आपके सामने ज्यादा कोई और ज्यादा टेंशन नहीं होता, बट एक जने का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये मार्क्स का, किसका, कार्ल मार्क्स का, कार्ल मार्क्स एंड द फ्रेडरिक एंजल्स का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसे चलते चलो, ठीक है। उसके बाद 1 नंबर के क्वेश्चंस में आपके सामने एक आ जाता है ड्यूमा, जो है ये ड्यूमा किसको कहते हैं, एक पार्लियामेंट को कहते हैं। एक ब्लडी संडे जो कि आप जानते हो कब हुआ था, ये भाई आपके सामने 100 वर्कर्स थे जो 300 यहाँ पे हुए थे, और 1900 ऐसे करके था, देख लेना एक बार भाई, आपको एग्जैक्टली मेरे को माइंड में याद नहीं आ रहा, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये आपको होता है, सेंट्रल पावर, फरवरी रेवोल्यूशन क्या था। फिर उसके बाद जो सोशलिज्म वाला है वो आपके सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक ये क्वेश्चन है, द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1970, ठीक है, ये हो गया।
आफ्टर जो इंपॉर्टेंट चीज था, आफ्टर रेवोल्यूशन अक्टूबर 1917 के क्या क्या चीज थे, जो प्राइवेट चीजें हट गई थी किस तरीके से। एक आपके सामने फेडरलिज्म आ गया, सोशलिज्म वाला, सिविल वॉर, तो आपको पता है एक एक चीज का आती ही आती है। उसके बाद मेरे भाई जितनी इंपॉर्टेंट कहो उतना ही कम है, ये जितना ही बोलो उतना ही कम है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलो, ये आपके पेपर में आना ही आना है। तो क्या है मेरे भाई, ये कलेक्टिविज्म जो है आपके पेपर में आएगा। तो ये आपके सामने पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट, 5 भी लिख लोगे तो आपका काम सेट हो जाएगा। इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को करना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना। ध्यान रखना पेपर में यही छपेगा, इतनी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, बट बिलीव नहीं होता तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आप जाके प्रीवियस ईयर का सारी चीजें वो देख सकते हो, समझे। तो उसके बाद में आपके सामने शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस को छोड़ते हैं, सीधा आपके पास जो बड़े क्वेश्चंस जो आज तक बने हैं उस पे हम डील करते हैं, समझे। तो चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, फिर आपके सामने चैप्टर 3 क्वेश्चन तो भैया एक मिनट, जस्ट वेट भाई, जस्ट वेट प्लीज। है भाई कोई केस बेस भी आ रहा है इसमें, चलो 2-3 नंबर वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, डिफरेंशिएट द आइडियस लिबरल एंड रेडिकल्स। एक ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, यहां से जरूर आएगा क्वेश्चंस। फिर आपके सामने यहाँ पे व्हाई वर लिबरल अपोज टू द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, एक ये क्वेश्चन तैयार कर लो फटाफट से, यहाँ पे किस तरीके से आएगा। फिर आपके सामने डिस्क्राइब द कार्ल मार्क्स एंड रॉबर्ट ऑन, ये भी क्वेश्चंस आपके बहुत बार क्वेश्चंस में आए हुए हैं। फिर एनालाइज द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ रशियन रेवोल्यूशन बिफोर 1905, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पेपर में आपके पास आना ही आना है। बस क्वेश्चंस घूम के आएगा, इस पॉइंट को दिल दिमाग में बैठा लो। तो अभी बस टॉपिक तैयार करो आप, और कुछ भी नहीं करना है, समझे भाई। एक अप्रैल थीम्स है और अक्टूबर रेवोल्यूशन, इनमें से बस आपको कैपिटलिज्म और सोशलिज्म वाला कर लो, आपके वहां से पेपर बन जाएगा, समझे। तो चलो फटाफट से थर्ड चैप्टर पे काहे की देरी करते हैं। थर्ड चैप्टर ये अपने आप में ही भाई बहुत तगड़ा रामबाण है, मतलब थर्ड चैप्टर ये समझो, इससे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भर भर के आएगा। तो मेरे भाई आप भर के क्लियर करते जाओ। और मैथ्स के लिए जो मैंने आपको पहले ही जो बच्चे देखे हो उनको पता हो, मुझे मैथ्स के लिए अपने एसएसपी के एप्लीकेशन में जो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ये भाई ई बुक में जाना क्लास 9 के, और सेट 1 से लेके 1, 2, 3 ये तीनों लेके भाई कर लेना, आप मैथ्स में 110% पास हो, मतलब पास हो, समझे दोस्त, क्योंकि पेपर का लेवल वही होगा। नेशनलिज्म जो नाजिम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर का था, इसमें आपको पता है सारी कहानी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो अलाइड पावर था और सेंट्रल पावर था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, फ्रांस, ये ब्रिटेन, रशिया, ब्रिटेन, ठीक है। उसके बाद में इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करो, ट्रीटी ऑफ वर्सली, ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आता है, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आ जाता है, ये तो एमसीक्यू में भी आ जाएगा, ठीक है भाई। ये नाजीज एंड द वर्ल्ड व्यूज हटाओ, यहाँ पे यूथ ऑफ नाजी, विमेंस का क्या क्या वहां पे ये क्वेश्चन आप कर लो। यहाँ पे विमेंस इन द नाजीज जर्मनी, जर्मनी के समय में विमेंस का क्या हालात था, एक तो ये आपके सामने टॉपिक हो गया, ठीक है। एक कभी कभी ये पूछा जाता है नाजी प्रोपेगेंडा, क्या पूछाता है, प्रोपेगेंडा, नाजीज के प्रोपेगेंडा, जो हिटलर के प्रोपेगेंडा थे उसके बारे में, तो ये पॉइंट्स हो गया। उसके बाद मेरे भाई आपको मैप मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, 2 नंबर का मैप आएगा, कौन सा, इटली और जर्मनी के बारे में कंप्लीट पूछता है, ठीक है। तो ये हो गया, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो देखो भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे कह रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इफेक्ट ऑफ जर्मनी, राइट एनी 3 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इफेक्ट ऑफ द जर्मनी के ऊपर में क्या पड़ा, 3 पॉइंट ऑन द ट्रीटी ऑफ वर्सली, एक ये आपके सामने क्वेश्चन हो गया। एक ये अगला, फिर एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी पॉलिटिकली एंड द फाइनेंशियली, क्या इंपैक्ट पड़ा यहाँ पे, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। तो आपको समझ आ गया क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बस ये चीजें आपको समझना कैसे है, समझे भाई। 5 मार्कर क्वेश्चंस में आपके सामने क्वेश्चंस ये आ जाता है कि भाई जो यहाँ पे रूल कैसा था विमेंस के नाजी नाजी सोसाइटीज के अंदर में। फिर उसके बाद में आपके सामने व्हाई डिड नाजिज्म बिकम द मास मूवमेंट ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, एक ये क्वेश्चंस आ गया। अगर आप इतने क्वेश्चंस करते हो तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है, मतलब सफिशिएंट है भाई। अभी भी आपने लाइक नहीं किया तो फिर मैं क्या ही बोल सकता हूँ, प्लीज यार लाइक करो इस वीडियो को भाई, इस पे 100 का 1000 के इसको लाइक पार कर दो आप, ठीक है। तो चलो फिर आगे चलते हैं, आपके सामने चैप्टर नंबर
फोर्थ आते हैं और फोर्थ में भी क्वेश्चंस आपको ज्यादा नहीं करने हैं, ठीक है। इसमें बहुत कम चीजें होती है, आपको बहुत कम बार देखा गया क्वेश्चंस फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, बस उतना कर लेना, इतना आपके सफिशिएंट होगा। तो चलो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं आपके सामने। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बन सकता है। टाइप ऑफ फॉरेस्ट, देखो भाई यहाँ से पहली बार जो ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, यहाँ से आपके क्या बन सकता है, केस बेस्ड। क्या बने भाई यहाँ पे, केस बेस्ड। ये भी चीज आपको याद होना चाहिए, ये क्या क्या बन सकता है, केस बेस्ड आ सकता है। तो ये चीजें आप यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ जाओ, समझे मेरे। उसके बाद में आपके सामने ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। फिर उसके बाद में इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट लॉ, क्या क्या इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट लॉ के क्या क्या थे। नाउ ट्रेड एंड एम्प्लॉयज भी आ सकता है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट चीजें देखना चाहता हूँ। रिविलियन इन द फॉरेस्ट कैसा था, स्टेप शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक ये पॉइंट आप याद कर लो, स्टेप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या मेरे भाई यहाँ पे ये है आपके सामने शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस तरीके से हुआ था, ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। हंटिंग एंड प्रैक्टिस वाज प्रोहिबिटेड बाय द फॉरेस्ट लॉ। तो एक ये चीज देखना, बस सिर्फ और सिर्फ इसकी आप यहाँ पे रीडिंग करना, आपके सारी चीजें समझ आ गई। केस बेस में आ जाएगा तो आपको सोचने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, समझे भाई। यहाँ पे रीजन रिलेशन विद द बस्ट्रल रिलेशंस क्या था, रिलेशंस क्या था। अ मेजर विक्ट्री ऑफ द ट्राइबल रिबेल्स, भाई ट्राइबल्स का क्या सबसे बड़ा, Java in the famous rice production island in the Indonesia after the interacted with the forest law in the Java the Dutch, ठीक भाई ये भी देखते हैं। The Samins protest the advantage of the Dutch, ठीक है। और देखते हैं, और क्योंकि जहां से टॉपिक मिलते हैं इंपॉर्टेंट, मैं क्वेश्चंस देखता हूँ इसके, ठीक है। यहाँ से टॉपिक नहीं मिला, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। चलो देखते हैं यहाँ पे है क्या कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि मैं इन दो चैप्टर से मैं ज्यादा से देखा नहीं है अभी तक ज्यादा क्वेश्चंस इसके, क्योंकि पेपरों में भी बहुत कम ही क्वेश्चंस बने हैं, तो भाई मे बी इससे कम बने क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मेरे भाई बस आप लोग बोर मत होना, क्योंकि आपके पेपर है, क्योंकि आपके एसएसटी वैसे भी बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, ठीक है। आपके साथ पेस्टलिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यहाँ से आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ये देख लो यहाँ पे नोमैडिक पेस्टलिस्ट के बारे में आपके यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, ठीक है। उसके बाद में स्टेट पर्सन, ये हो गया इतना, और इससे कुछ नहीं, ध्यान से सुनते जाना बस, ठीक भाई। उसके बाद कॉलोनिज्म पॉलिसी इन फॉरेस्ट इंडिया, पॉलिसी फॉर द अफ्रीका, किस तरीके से इंडिया और अफ्रीका में पॉलिसी थी पेस्टल नोमैडिक स्टेट्स में, इसका छोड़ते हैं यहाँ पे वर्ल्ड का। ये देखो भाई ये आपके सामने क्या आ सकता है, जो आपके सामने ये जो नेम है ना यहाँ पे आ सकता है, जैसे मान लो बोरन केनिया की स्टेट है, मोरिस आपके मॉरिशस का है, सोमाली ये आपके सोमालिया हो गया, नाजा जुलू ये अफ्रीका हो गया, ये बेजा ये आपके इजिप्ट का हो गया। तो इस तरीके के आपकी कभी कभी मैचिंग भी आ सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो हो गया आपके सामने, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चंस, अगर इसके बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। इफेक्ट ऑफ द कॉलोनियल रूल इन द लिविंग पेस्टल, आप देखो यहाँ पे जो क्या क्या इफेक्ट पड़ा था कॉलोनियल रूल का, जो वहां पे जो लोग रहते थे पेस्टल, जो अपने चरवाहे रहते थे, ठीक भाई। ये क्वेश्चंस उसके बाद में आपके सामने कोई ज्यादा बड़ा है नहीं, आंसर्स आपके सामने बस हो गया क्लियर, तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो मेन 3 चैप्टर था ऊपर का, वो तीनों चैप्टर आपने कर लिया, तो उसी का टॉपिक करते जाओ, ठीक भाई। ये मत सोचना कैमरे में नहीं दिख रहा हूं मेरे भाई, बस मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपका समय यहाँ पे बचाना चाहता हूँ, बस सीधी बात है, ठीक है दोस्त। क्योंकि समय बच जाएगा तो आप इतने समय में रिवीजन कर पाओगे। ये सारी चीजें होने के बाद में आपके सामने सेक्शन 2 मार्क्स एनी 3 एक्टिविटी द पेस्टल, ये चीज तो मैंने देखा नहीं क्वेश्चंस में भी, ठीक है। पेस्टल फाउंड स्टेट 3-5 नंबर में देखते हैं, एक्सप्रेस द मोमेंट्स ऑफ द कुरुमा एंड कुरुबा कम्युनिटी पेस्टल माइग्रेट, एक ये क्वेश्चन कर लेना भाई, ये बहुत बार क्वेश्चंस आपके सामने आता है। गिव रीजन व्हाई द नोमैडिक पेस्टलिज्म माइग्रेटेड, ये माइग्रेट क्यों हो रहे थे, एक ये क्वेश्चन आपको देख लेना है, ठीक है। तो चलो भाई अब आगे आपके सामने आता है कौन सा, आपके सामने नया चैप्टर्स जो कि आपके लिए भाई बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलो फिर देखते हैं नई शुरुआत का, ठीक भाई। थोड़ा सा बीच में स्किप करके देख सकते हो आप लोग, ठीक है, क्योंकि एडिट तो होगा नहीं, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं मैं आपको ये डिस्कस करके बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये नोमैडिक बता रहे हैं कि कहाँ पे, ये आई थिंक बंजारास, ये केस 1 सक्सेस कंटेम्परेरी, एक सेकेंड दोस्त कहीं ये दूसरा टॉपिक तो नहीं कर गया। सी ड्यू टू द पेस्टल्स ड्यूरिंग द अक्टूबर नवंबर रेंजर एंड स्टार्ट देयर मोमेंट वेस्ट, ये मतलब चलना शुरू कर देते हैं वेस्ट की तरफ में, ठीक है। रुक जाओ एक सेकेंड, कुछ नहीं रखा इन बातों में है भाई, पढ़ लो सही से नहीं तो खुरपा जाएगी हाथों में। चलो अब ज्योग्राफी को डिस्कस करते हैं, ज्योग्राफी का आपके सामने क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है दोस्त।
तो ये रहा मेरे भाई ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर आपको बताना चाहिए इंडिया साइज एंड लोकेशंस है। यहाँ से आपके एमसीक्यू भी बन सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, और मैप तो ऑलरेडी इससे है ही, समझे भाई। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में अब आते हैं यहाँ पे कि इससे क्या क्या चीज पूछ सकता है। ये आपके सामने ये जो है ना ये फिलर में आता है, लास्ट ईयर ये आया हुआ था फिलर में, लास्ट में क्या आया था यहाँ पे ये फिलर में आया हुआ था। तो इस बार भी इसको पढ़ के जाना, समझे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट हो गया। इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर। तो भाई इस चीज को मत बूझना, बोलना ये इस तरह के क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पेपर डिस्कस कर चुका हूं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बट हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें टॉपिक तो ज्यादा है नहीं, तो हम भाई क्या करेंगे, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाँ क्वेश्चन आपके सामने आ गया। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे मर्ज कर लो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज द देयर डिफरेंस टू आवर्स इन द सनराइज अरुणाचल प्रदेश एंड द गुजरात। ये क्यों होता है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कर लो, ठीक है भाई। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे और तो इसमें मेरे को कुछ लगता नहीं है, मतलब इससे आपके बनाने वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो ये सारी चीजें कर लोगे। उसके बाद आप आ जाओ भाई, ये तो मैप आप करने के लिए आएगा ही आएगा इसमें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चंस आ जाओ फिजिकल फीचर्स। यहाँ से आप क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके, क्या है यहाँ पे मैप भी आएगा यहाँ से, ठीक है। मैप का क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ, आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बिहाफ पे आप आ जाओ आगे। ये जो मैप, ये अरुणाचल प्रदेश, ये लेंथ तो हो गया, माउंटेन का रेंज पूरा कंप्लीट। क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस आपको पूरा पता चलेगा कि एमसीक्यू तो भाई इसके सारे पढ़ के जाना, जितने भी है एमसीक्यू जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, क्योंकि आना ही आना है। और सोइल वाला किधर है, इधर ये सोइल वाला आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। जैसे प्लेट्यूज के बारे में पूछता है, हाई प्लेट्यूज कौन कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का भाई अभी समय तो है नहीं कि भाई आप पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ पाओगे, ठीक है। ये वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट आता ही क्वेश्चंस में, अभी आपको मैं डिस्कस करके दिखा देता हूँ, ठीक है। रुक जाओ, क्वेश्चन सबसे पहले देखो, एक ये क्वेश्चंस आपके सामने, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में आपके डिफरेंशिएट तैयार करके जाना, ठीक है। ये दोनों डिफरेंशिएट तैयार करके जाओगे। उसके बाद आपके सामने जब ये डिफरेंशिएट तैयार कर लोगे तो उसके बाद क्वेश्चंस में ही मिलेगा। मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है भाई। जिनके पास सपोर्ट मटेरियल पढ़ लो भाई, बेरा पार है आपके, ठीक है, बेरा पार हो जाएगा, उतने में ही बेरा पार हो जाएगा आपका। देखो क्वेश्चंस आपके सामने, अब बड़े क्वेश्चंस आगे ध्यान से सुनना। सबसे एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यूज, पेनिनसुलर प्लेट्यूज कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने जो क्वेश्चंस आ रहा है यहाँ पे, मेन 3 फीचर्स ऑफ द हिमाद्री, हिमाद्री के 3 फीचर्स बताने हैं आपको क्या क्या है, ठीक है। अभी आप पढ़ लोगे बुक से तो सारा काम सेट हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने बिटवीन ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में आ सकता है, ठीक है, समझे भाई। फिर उसके बाद में डाइवर्स फिजिकल फीचर्स इंडिया हैविंग द इमेंस डेवलपमेंट पॉसिबिलिटी, एक ये आपके सामने, क्योंकि हमारा जितना देश डाइवर्स होगा उतना ही हम क्या कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे अपने आप को। समझ गया मेरे भाई, इतनी बातें समझ आ, अभी भी लाइक नहीं किया मेरे भाई, कर दो। ड्रेनेज सिस्टम का आते हैं, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि नदी किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल होता है, समझे भाई। तो देखो अमेजन रिवर जो है ये हमारे लार्जेस्ट रिवर बेसिन है और ये वाटर डिवाइड करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके सामने आगे यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चंस जो होते हैं ना आपके, ये हिमालय रिवर के बीच में ये आपके सामने डिफरेंशिएट पूछता है और सब पेनिनसुलर के बारे में आपके साथ डिफरेंशिएट पूछता है, समझे। तो उसके बाद आ जाओ ऊपर आपके हिमालय रिवर, ये मैंने बता दी हिमालय रिवर क्या क्या होता है, ठीक है। हिमालय और पेनिनसुलर रिवर ये आपके पूछ सकता है, तो ये भी आपके पास टॉपिक तैयार होना चाहिए, हिमालय और पेनिनसुलर, ठीक है भाई। उसके गंगा हरिद्वार हटाओ मेरे भाई, भोलेनाथ के नाम लो और सारा काम सेट हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, देखो भाई 1 नंबर का एमसीक्यू, इसको याद रखना। ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर इंडिया अरुणाचल प्रदेश वर इट्स कॉल्ड दिहांग, क्या कहते हैं भाई, दिहांग कहते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझे। तो ये पॉइंट होने के बाद आपके सामने क्वेश्चंस आता है लेक के बारे में, लेक हमारे इंडिया के लिए किस तरीके से यूजफुल होता है, ठीक है। फिर देखो आपके सामने मैप भी आ जाता है, जैसे कि मान लो जम्मू कश्मीर वुलर लेक हो गया, सांभर लेक, और ये कहाँ राजस्थान में हो गया, चिल्का आपके उड़ीसा में हो गया, पुलिकट आपके तमिलनाडु में हो गया, समझे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके सामने, समझे। फिर आपके सामने ये चीज हो जाता है, कभी कभी भाई सॉल्ट लेक पूछ देता है, तो ये भी सांभर वाला याद रखना, और तो ज्यादा कुछ नहीं। इसकी लेंथ आ गई है पूरी कंप्लीटली,
वो डिटेल एक्सप्लेनेशन तो इसका कोई फायदा है नहीं, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लेता है। तो मैं आपके इसके क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो देखो दोस्त, क्वेश्चन जो है आपके सामने ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, ध्यान सुनना। सबसे पहले लिस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच डिस्टिंग्विश गंगा रिवर सिस्टम फ्रॉम द यहाँ पे अदर रिवर सिस्टम। आप जानते हो अदर रिवर सिस्टम ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने कि लेक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर पीपल लिविंग अराउंड द एनवायरमेंट जस्टिफाई, ये आपके 2024 के पेपर में आया हुआ ही है। फिर लिस्ट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन रिवर, ये आपके इंपॉर्टेंट 2000 ये भी आपके 24 में आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको लगता है भाई पता नहीं ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं आएंगे, मैं प्रीवियस पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे भाई। और जो मैंने आपके लिए मैथ्स का रामबाण बताया है, अगर आप उतना कर लोगे, क्लास 9th के ई बुक में जाना, ई बुक में आपको तीनों सेट मिल जाएंगे, सेट 1 और सेट 2, 1 2 3, ये तीनों कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा मैथ्स में, समझे भाई। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, कर लेना भाई, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चंस आ जाता है, एनालाइज द कॉमन फीचर्स ऑफ हिमालय रिवर, एक ये क्वेश्चन बन जाता है। तो और ज्यादा कुछ इसमें क्वेश्चन थे नहीं, समझे। तो ये सारी चीजें होने के बाद आपके पास नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने वो हो गया, ठीक है, क्लाइमेट। क्या भाई, यहाँ पे क्लाइमेट से क्या क्वेश्चंस बनता है, देखो क्लाइमेट से आपके ज्यादा जो क्वेश्चंस बनता है यहाँ पे कि भारत के किस तरह के क्लाइमेट है, फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ज्यादा टॉपिक है, कुछ भी ज्यादा टॉपिक नहीं है, बस आपको फोकस करना है। क्या करना है, फोकस में क्या क्या है कि भाई किस तरीके की चीजें कहां से कौन सी लाइन गुजरती है, ये सब टॉपिकल तो हटाओ इसको। अभी भी आपके पास समय है, 2 दिन के अंदर में आप सारी चीजों को अच्छे तरीके से कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन कर लेना। यहाँ पे कॉर्लिस फोर्स जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, फेरलिस फोर्स के नाम से भी, फेरेल्स लॉ के भी नाम से जाना जाता है, कैरलिस फोर्स, समझे भाई। उसके बाद में आप आ जाओ यहाँ पे, दिल्ली जनरली रिसीव द मॉनसून फॉर द बे ऑफ द बंगाल एंड विच वर द एंड ऑफ जनवरी जून विड्रॉ द, हटाओ भाई इसको। यहाँ पे 4 सीजन कौन कौन से होते हैं, इन सीजन्स के बीच में डिफरेंशिएट कहाँ गया भाई, इसके बीच में आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंशिएट। समर सीजन कौन कौन सा है, सोशलाइज, कालभक्षी, मैंग्रोव सोवर। देखो मेरे भाई ये क्वेश्चंस है आपके, ये वाला जो टॉपिक है, प्री मॉनसून सोवर आर द कॉमन स्पेशली इन द केरला एंड कर्नाटका, दे नो द अर्ली रैपिंग मैंगोस एंड द रेफर टू द मैंगो सॉर्ट्स। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, तो मेरे भाई इसको मत भूलना। और काल बैसाखी, इसको भी मत भूलना, क्योंकि जो क्वेश्चंस आए हैं तो भाई वैसे तरह के ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे, समझे। तो भाई समझ आ रहा ना भाई क्वेश्चंस कैसे बन रहे। तो ज्यादा इधर उधर नहीं सोचने का, आपको ये थीम पढ़ने के बाद थीम आपको क्या कर लेना है, आपके ये क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाएगा। रिट्रीटिंग मानसून आपके सामने, इसे इंपॉर्टेंट कर लो भाई, रिट्रीटिंग मानसून आपके पेपर में आएगा ही आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझे भाई। ये आपके पेपर में आएगा, जो कि ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर में आता है। और ये मानसून क्या करता है, समझे, उसे हीट अक्टूबर भी कहते हैं, मतलब कि अक्टूबर हीट माउंटेन्स भी होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस में आ जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस भी इसके बनते हैं। तो बी सेक्शन में क्वेश्चन देखो कैसे बनता है, ठीक है। कह रहा इन प्रेशर विंड स्पेशली विंड द मेंशन द इंपॉर्टेंट रीजन, देखो मेंशन द इंपॉर्टेंट रीजन टू प्रूव दैट द ग्रेट वेरिएशंस ऑफ द क्लाइमेट इन इंडिया। क्लाइमेट इंडिया के क्या क्या वेरिएशन है, एक तो ये हो गया आपके सामने, ठीक है। उसके बाद आपके सामने 5 नंबर के क्वेश्चंस में, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो ये भी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ द क्लाइमेट कंट्रोल दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। एक तो ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद एनालाइज द रोल ऑफ हिमालयस इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो अगर आप इतने क्वेश्चन कर लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, समझे। उसके बाद आपके सामने आ जाओ, नेचुरल वेजिटेशन लाइफ में, ये आपको बना के लिखना, और मे भी यहाँ से आपके केस बेस आ जाता है, समझे। तो ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता चल गया क्या क्या है क्या क्या नहीं है। यहाँ से आपके सामने ये जो फॉरेस्ट है ना, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, ये थ्रोन हो गया, माउंटेन हो गया, मैंग्रोव हो गया, यहाँ से आपके किसी न किसी बीच में क्या आ सकता है, डिफरेंशिएट आ सकता है। तो डिफरेंशिएट आपको यहाँ पे तैयार रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होने के बाद आपके सामने क्या आएगा, देखो भाई अब आपके सामने मेंटेनेंस आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, देखते जाओ कंप्लीट। आपको मैप में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, मैप में और करवा दूंगा, आप लोग बोलोगे तो, ठीक है। तो आप टेंशन ना लो, बस ये भाई 9th कैसे भी निकालो, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो जाए आगे जाके, क्योंकि भाई वैसे भी कानून सख्त चल रहे। तो पॉइंट याद रखो, क्योंकि अब तो सरकार बदल चुकी थी, मे बी वो जो केजरीवाल जी की सरकार थे उन्होंने तो सबको पास आउट पॉलिसी लगा दी थी, बट मे बी इस बार नहीं हो पाएगा ऐसा, ठीक है। क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें यार, यहाँ पे एक
कॉजेस ऑफ, यहाँ पे एक ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कॉजेस ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्लोरा एंड फ्यूना, इनका क्या डिस्ट्रक्शन और क्या क्या कॉजेस है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, प्रीवियस पेपर में ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखा सका हूँ। फिर उसके बाद में आपके सामने इकोसिस्टम सर्विस क्या होता है, एक ये आप जरूर करके जाना। इकोनॉमिक्स वैल्यू क्या था, एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज क्या है, एक ये आप यहाँ पे कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये कर लोगे तो आपके काम सारे हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये एक नंबर मैप मतलब आपके सामने क्या है, ये मर्ज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का उत्तराखंड में हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय हो गया। ये जो है ना आपके इस तरीके के क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन चाहे एमसीक्यू में आते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन को चीजों को पढ़ लेना। ठीक है भाई, फिर आपके सामने बहुत सारी चीजें, चलो भाई देखते हैं आगे और क्या क्या है इसमें, बड़े क्वेश्चंस है या नहीं है। ठीक है, तो नेशनल पार्क सेंचुरी बायोस्फीयर क्या होता है, एक नंबर का क्वेश्चन हटा देते हैं, हम एक नंबर को देखते नहीं है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके, तो एक नंबर आपके हो जाएंगे। तो चलो आप लोग मुझे कमेंट कर बताओ आप लोग का कितना एक्सपेक्टेशन है, आप कितने की उम्मीद कर रहे हो कि आपके एसएसटी में आ जाएंगे। इसके बाद तो आपके बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, बट वही है आप अगर करके जाओगे बहुत लेवल पे अगर करके जाओगे तो काम सेट हो जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, एक ये आपको टॉपिक करके जाना है, समझे। अगर इतना चीज कर लोगे तो आपका काम पूरा सेट है। ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं करने भाई, ज्यादा ये आते ही नहीं इसमें। ठीक है, उसके बाद अब आ जाओ भाई पॉलिटिकल पे, देखते हैं पॉलिटिकल आपके क्या है, क्योंकि पॉलिटिकल से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, पॉलिटिकल से हर साल क्वेश्चंस बने हैं तो और बनते भी रहेंगे। तो चलो पॉपुलेशन भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ से आपके एक लॉन्ग क्वेश्चंस बनता है, लास्ट ईयर लॉन्ग क्वेश्चन आया था और यहाँ से एक एमसीक्यू भी आया था। ठीक है भाई, तो चलो देखते हैं यहाँ पे आपके सामने क्या क्या आता है। जब पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज किसकी तरह से होता है, एक तो ये हो गया, पुश एंड पुल फैक्टर भी आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। चलो बड़े क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि चैप्टर पढ़ोगे जब भी कुछ कर पाओगे इसमें, अदरवाइज तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा इसमें। चलो देखते हैं यहाँ मेरे भाई आपके सामने आगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आ गया कि यहाँ पे व्हाट आर द रीजन ग्रेजुअल डिक्लाइन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, किस तरीके से घट रहा है। यहाँ पे हाउ हैज द रूरल अर्बन माइग्रेट रिजल्टेड अर्बनाइजेशन इन इंडिया, किस तरीके से लोग जो होता है अर्बन एरिया रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक भाई, उसके बाद में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2020 मेजर द कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, एक ये वाला क्वेश्चन आप लिख लेना भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। एक अगर ये नहीं है तो एक आपके पास मनरेगा वाला क्वेश्चन आएगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी वाला क्वेश्चन। ठीक है, डी सेक्शन में देख लें क्या आपके क्वेश्चन वहां से आ जाए। ठीक है, तो मनरेगा वाला भी आपके साथ क्या है क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे होगा तो देख लेंगे, अगर नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैप तो आ ही जाएगा, मैप भी आपके सामने ये देख लो कि जो स्टेट जो सबसे ज्यादा हाई पॉपुलेशन ये आपका अरुणाचल बिहार है, और लो पॉपुलेशन वाला क्या है आपके अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में आपके सामने पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस भाई आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से संसद के, लोकसभा के, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर अभी भी लाइक नहीं किया मेरे भाई कर दो, समझे, जितने भी शेयर नहीं हो, क्योंकि आपको अभी सारा मिशन होना चाहिए और 90+ का मिशन होना चाहिए, और 10th में भी हम सब मिलकर डंका बजाएंगे, समझे। बट सब्सक्राइब कर लो दोस्त, समझे। चलो पहला चैप्टर आजा भाई। यहाँ पे आपके व्हाट इज द डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी क्यों और कैसे, आप जानते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक आप इसे तैयार कर लो। ठीक है भाई, मेन फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, एक तो ये आप यहाँ पे दिल दिमाग में बैठा लो क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, अग्रीमेंट हटाओ दो यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ सम अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जब पाकिस्तान और किस्तान तो भाई अनडेमोक्रेटिक है, वहां पे तो चलता रहता आना जाना। ठीक है, डेमोक्रेटिक का हम अपने मेन पोर्शंस की बात करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे, बड़े क्वेश्चंस में आते हैं तो समझ आ जाएगा आपको क्वेश्चंस कैसा है। ठीक है, और जो भाई ये कार्टून बेस में भी आपके साथ आ सकता है, लेकिन ना है तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस पर डिपेंड करो, समझे भाई। मेंशन 2 मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी क्यों होता है, और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम इज बेटर देन द अदर क्यों होता है, एक ये आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। व्हाट इज द डेमोक्रेसी, मेंशन 1 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक मतलब क्या होता है, तो डेमोक मतलब पीपल होता है, क्रेसी मतलब रूल होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपके सामने। उसके बाद आपके सामने 3 से 5 नंबर वाले क्वेश्चंस, देखो कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके सामने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी होता है उसके आर्गुमेंट्स एंड अगेंस्ट ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या हो सकता है, मतलब कि आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस
ये पूछ देता है। समझे, जब ये सारी चीजें हो जाती है तो आपके सामने एक क्वेश्चन बनता है, हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड टू डिमांड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, जस्टिफाई स्टेटमेंट विद सुटेबल आंसर। ये आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करके जाओ, यहाँ से आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, जब ये सारी चीजें हो जाएगी तो फिर आपके सामने क्वेश्चंस, आपके सामने कुछ PRI मैक्सिको PRI सिस्टम, ये तो भाई लास्ट ईयर। अब क्या कहते हैं भाई, केस बेस भी है, तो केस बेस का भी फोकस करना। डेमोक्रेटिक और यहाँ देखो ये है डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक, क्या क्या चीज होता है, तो आपके क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी पीछे बताए, तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम सेव हो रहा है, बस टॉपिक पता चल रहा है, क्वेश्चंस का लेवल पता चल रहा है कि यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार, जिससे कि आप अच्छे लेवल पे आंसर कर पाओगे। समझे, किताब में टिक लगाओ और अपना करना शुरू कर दो। और जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर आप इससे इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके लॉन्ग आते हैं। फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले तो इसको मार्क कर लो कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। समझे, जब ये सारी चीजें हो जाती है तो फिर आपके सामने प्रोसीजर मेकिंग साउथ अफ्रीका हटा दो, यहाँ पे डेमोक्रेटिक कैसे होना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने, नेल्सन मंडेला साहब ने लिखा था। ठीक भाई, फिर उसके सामने पाथ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चलो भाई आपके सामने क्वेश्चन आ गया, द पाथ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछते हैं। ये आपके प्रीम्बल्स हैं, इन प्रीम्बल्स में पता होना चाहिए आपके सामने कि एक एमसीक्यू क्या है। BR अम्बेडकर साहब जो है ये चेयरमैन थे किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो ये पॉइंट याद रखना, ड्राफ्टिंग कमेटी के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये आप कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के क्या थे, मेंबर थे, और यही जाके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। तो ये भी देखो कभी कभी मेरे भाई ये भी पूछ देता है, इसको मतलब सीक्वेंस से, इसको यहाँ पे सीक्वेंस से लगाने के लिए, तो कभी कभी ऐसा ना हो ये सीक्वेंस के लगाने का है। जस्टिस पहले आता है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये भी चीजें, तो ये पहले नंबर पे आता है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे। तो ये भी क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्टेड है पूछा जाएगा। समझे, तो ये सारी चीजें होने के बाद आपके सामने आता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नीड क्यों पड़ती है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इससे जितना इंपॉर्टेंट बोलो उतना कम है। ठीक है, उसके बाद में आप आ जाओ यहाँ पे ये सारी सोशलिज्म, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक हो गया, चलो जस्टिस हो गया, लिबर्टी, इक्वालिटी हो गया। तो एक नंबर का क्वेश्चन, चलो एमसीक्यू में आप जवाब दे पाओगे नहीं दे पाओगे पता नहीं, चलो मुझसे मतलब मोतीलाल नेहरू 1928। चलो भाई आंसर्स, चलो क्वेश्चंस आ जाओ भाई। यहाँ पे भाई आपके सामने क्वेश्चंस आ चुका है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट 3 से 5 नंबर में क्वेश्चंस क्या आएगा यहाँ पे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, एक तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपको करना ही करना है, मतलब करना क्या भाई, मस्ट है, करना ही है, और किसी भी कीमत में इनको छोड़ना नहीं है। फिर आगे जब देखोगे आगे कि व्हाई डू यू थिंक द प्रिंबल्स कॉन्स्टिट्यूशन द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये से थोड़ा सा रहने देना, बट हाँ ये व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप एक टॉपिक कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये लॉ मेकर्स भी होता है और ये क्या करता है, हमारे कानून भी बनाता है। तो क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि अपने संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा था। तो आप सभी के पास ऑप्शन है, आप लोग बता सकते हो है भाई, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो। देखो क्वेश्चंस का ज्यादा कोई बड़ा लेवल नहीं होगा, 9th क्लास है यार, कोई ये 12th क्लास नहीं भाई आपसे बहुत कुछ पूछ लिया जाएगा, बट हाँ भैया आपको चीजें पता होना चाहिए। फिर आपके सामने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स आती है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले व्हाई वी नीड इलेक्टोरल्स, हमें क्यों नीड है, मतलब इलेक्शंस कमीशंस की क्यों नीड है। ठीक है, उसके बाद मेरिट डिमेरिट्स, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशनसी, वोटर लिस्ट क्या था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, सबसे पहले मोड ऑफ कंडक्ट, ये अडल्ट, ये आपके सामने इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर आपके सामने ये पार्टीज है, सब सक्सेसफुल पार्टीज है, ये आपके सामने क्या है, ये स्लोगन भी आ सकता है। इंदिरा गांधी ने गरीब हटाओ नारा दिया था, जयप्रकाश नारायण ने सेव डेमोक्रेसी का नारा दिया था, लेफ्ट फ्रंटियर ने क्या कहा था, लैंड ऑफ द टाइलर बोला था, टी.आर. रामाराव ने ये प्रोटेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु बोला था। ये आपके इंपॉर्टेंट है मैप के लिए। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक इंडिया क्या क्या है, ये आप पढ़ लेना बस हल्का सा, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस आता है क्या, तो भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंस आपके क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, पावर फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या क्या होता है, पावर एंड फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप जानते हो ईसी इलेक्शन कमीशन क्या होता है, आर्टिकल 324 में ये हमारे देश में आते हैं। ठीक है, 4 मेंबर होते हैं और सबके पास सुप्रीम पावर होते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने क्या क्या चैलेंजेस होते हैं कि कोई भी देश जो होता है क्यों वहां पे निष्पक्ष तरीके से इलेक्शंस कराना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए, ये भी एक बड़ा चैलेंजेस होता है, समझे। तो ये सारी चीजें होने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचता है, आप आराम से इजी तरीके से इतना करने के बाद आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। हाँ, बट टॉपिक पता चल गया, सारी चीजें पता चल गई आपको क्या है कैसा है, किस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। यहाँ पे इलेक्शन इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी, ये क्यों क्वेश्चन, भाई जब भी कोई लोकतंत्र देश है वहां पे क्यों इलेक्शंस की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए भाई। जब जरूरत इलेक्शंस नहीं होता कानून नहीं बन पाएगा, कानून नहीं बन पाएगा तो कोई भी अपने अकॉर्डिंग सब अपने अकॉर्डिंग करेंगे, कोई भी देश का फोकस नहीं कर पाएगा। उस तरीके से फिर आपके सामने आ गया क्वेश्चन कि व्हाई शुड रूल ऑफ द इलेक्शन कमीशन बी न्यूट्रल, क्यों होना चाहिए। फिर आपके सामने सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, क्या होते हैं, पूछे जाते हैं सिचुएशन बेस्ड, समझे। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। फिर आपके साथ क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया, डिस्कशन द, ये आप देखो ये और ये डिस्कशन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हमें संसद की क्यों जरूरत होती है ये भी आ सकता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन आया है। समझ गए मेरे भाई। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, आपको समझ आ गया कि इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इलेक्टेड पार्टीज क्या होते हैं, मेरिट डिमेरिट्स क्यों, और हमें एक ये क्वेश्चन व्हाई डू वी नीड इलेक्टोर्स इन द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में इलेक्टोर्स की क्यों नीड होती है, यहाँ पे मोड ऑफ कंडक्ट क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ आ गया, समझे दोस्त। तो इतनी सारी चीजें हैं, अगर आपने इतना कर लिया तो समझो आपके पॉलिटिकल में भी पूरे नंबर हो जाएंगे। समझ आ रहा है मेरे भाई, अभी तो लाइक कर दो, बस इतना सफिशिएंट है। ये मत सोचना कि सारी वीडियोस हो गई बस टॉपिक लगाओ किताब में और इन्हीं टॉपिक को लाइन करो और पढ़ना शुरू कर दो, इन्हीं के भाई आप शॉर्ट नोट बता लो, आप पेपर में पूरा अटेम्प्ट कर लोगे, समझिए। और ऑप्शन अगर कोई लगे कौन सा लगाना है तो आप ऑप्शन बी टिक करके आना, ठीक है। अगर आप तुक्का तखाजा लगाओगे तो आप भाई यहाँ पे क्या बी लगा आना, जैसे आपके सामने यहाँ लोकसभा है उसी तरह से आपके सामने क्या होगा यहाँ पे राज्यसभा, तो वो भी पॉइंट आपको याद रखना है। क्या आप मुझे बता सकते हो लोकसभा में टोटल सीट कितनी है यहाँ पे और राज्यसभा में टोटल सीट कितनी है, बताओ। देखते हैं कितने कितने बच्चे हमारे पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग सही लेवल पे पढ़े हो तो पता होगा भाई, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो फिर क्या ही कह सकते हैं भाई, 9th क्लास है, हल्के मत लेना, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको आगे, ठीक है। 10th में बस आ जाओ, फिर डंका बजाएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना भाई, ठीक है। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन किस तरीके से काम करता है, लेजिस्लेचर किस तरह से काम करता है, एग्जीक्यूटिव किस तरह से काम करता है, जुडिशरी किस तरह से काम करता है। दे आर द 3 मेन बॉडीज ऑफ द कंट्री, एक तो लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है, ये आपके कानून मेकर होता है, ये लागू करता है और इस पे ये न्याय सुनाता है, समझे। इतनी सारी चीजें होने के बाद आपके सामने क्वेश्चंस आता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकसभा और राज्यसभा की डिफरेंशिएट क्या आता है भाई, लोकसभा और राज्यसभा की क्या आती है डिफरेंशिएट। जब ये आ जाता है लोकसभा राज्यसभा डिफरेंशिएट कर लोगे तो आपके वैसे भी सारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पिरामिड्स आपके सामने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हटा दो भाई, हम नहीं जाकर देखते। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट किस तरह से कैबिनेट को संभालता है। देखो इस तरीके से, जैसे मान लो ये हमारा क्या है पार्लियामेंट है, उसके फिर प्रेसिडेंट हो गया, फिर राज्यसभा हो गया, फिर आपके पास यहाँ हो गया लोकसभा हो गया, और ये मंडल कमीशन से भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। किससे, मंडल कमीशन से क्वेश्चन आपके आ जाता है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इससे नहीं आया, जो कि आप बैकवर्ड क्लास के लिए 1979 में ये चीजें एसबी मंडल के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। इतने पॉइंट समझ आ गया। फिर ये सारी चीज इंडियन जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, ये क्या होता है। फिर आप सामने PIL आ जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आता है, कोर्ट कैन बी गिव जजमेंट एंड द डायरेक्टिव प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, ये वाला आप टॉपिक करके जाना, ठीक है। जब ये सारी चीजें आ जाती है तो आपके पास समझो कि भाई रामबाण है, आपके सारे टॉपिक्स हो ही जाते हैं ऑलमोस्ट। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने जो कि बड़े क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने, हु इज द सुप्रीम कमांडेंट ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, ये आपके प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। फिर आप सामने कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, इससे आप इंपॉर्टेंट मार्क करके, जो कोलिशन गवर्नमेंट वो होता है जब कंप्लीट एक के पास पूरी बहुमत नहीं होती तो दूसरे के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट होती है, ठीक है। फिर आपके सामने और क्वेश्चंस क्या क्या है, व्हाई वी नीड, हमें पार्लियामेंट की नीड क्यों पड़ती है, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फिर एक्सप्लेन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मंडल कमीशन,
जो कि ओबीसी के लिए लाया गया था, ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जब ये सारी चीजें हो जाती है तो अब आपके पास कुछ भी क्वेश्चन नहीं बचता है कि आपको क्या करना है नहीं करना है, इतना सफिशिएंट है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और, डिस्क्राइब द पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। ठीक भाई। फिर इंडिपेंडेंट इंश्योर, मतलब ये दोनों टॉपिक आप करके जाओ क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो मेरे भाई अभी भी लाइक नहीं किया कर दो मेरे भाई, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत आप समझ नहीं रहे हो। यहाँ पे देख लो, बिलीव करो मेरे भाई, अभी आपके इतने 1:30 बज रहे, 1:30 है भाई, बज रहे हैं यहाँ पे 1:30, तो मेरे भाई आपके लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, फिर इसको भाई आपके लिए अपलोड किया जाएगा। तो बस इतनी मेहनत थोड़ी सी आप भी कर लो, जो टॉपिक लगा है उसको पढ़ लो। और मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ क्लास 10th में, तो भाई शुरुआत से डंका बजा देंगे। बस आप सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्त यार में शेयर कर दो, बस आगे चलते हैं, समझे मेरे भाई। और आपने ये भी बता देना आप कितने परसेंट की एक्सपेक्टेशन रखते हो। वैसे आप पढ़ के जा रहे होंगे तो आप तो भाई 110% आप 90 प्लस करके आओगे, क्योंकि मिशन ही एसएसपी का 90 प्लस का है। तो आगे तो आपके ऊपर डिपेंड है कितना करते हो कितना नहीं करते हो। डेमोक्रेटिक राइट्स, आपको पता है कि डेमोक्रेटिक राइट्स में क्या क्या है। आपके सामने सबसे पहला क्या क्या है, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या क्या है, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। आपको पता है कि 7 फंडामेंटल राइट्स था हमारे पहले, अब कितने हैं, 6 हैं। एक कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हट गए हैं। चलो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकता है फंडामेंटल इक्वालिटी ऑफ राइट से, तो ये आपके पास एमसीक्यू में आएगा। क्या होगा, एमसीक्यू में आएगा। ये भी पॉइंट आप याद रख लो, ये अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17। ठीक है भाई, ये भी पॉइंट आप याद रखना। पहले हमारा फंडामेंटल कितने, अब प्रेजेंट में 6 है, पहले कितना था, 7 था। ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका हट चुका है। ठीक है दोस्त, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, ये सारी चीजें आर्टिकल 16 में देखा, प्रोविजन आर्टिकल 17, ये आप पूरा कर लो भाई अच्छे तरीके से। आर्टिकल 17 आएगा ही आएगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, ये आपके दिखा रहा, राइट टू फ्रीडम का दिखा रहा है, क्योंकि आर्टिकल्स कभी कभी देखा ना, एक क्वेश्चन पूछा था कि रमेश ये है और इतने साल वो उस पे कर रहा है, काम कर रहा है, तो बताओ कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं। जैसा राइट टू एजुकेशन आपके है, ये 21 में दिया हुआ है ये चीजें, और राइट केस ऑफ द अरेस्ट ये 22 में दिया हुआ है, जो कि एक 6 से लेके 14 ईयर तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझे। ये सब चीजें हो जाती है। राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, जब भी कोई भी एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि अगर कोई आप मान लो कि कोई एक लकी या रवि नाम का बंदा है, वो अगर आप 14 साल से नीचे है और होटलों पे काम करता है, उसको क्या कौन सा राइट्स का पॉल्यूशन हो रहा है, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये आपके 23 में, समझे। तो ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे, राइट फ्रीडम रिलीजियस, आपको तो बहुत सारी हमारे पास राइट्स है। ठीक है, जो 32 है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 90-20 है, यहाँ पे आप सारे पढ़ लेना भाई। उसके बाद आपके सामने ये जो है राइट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32 है, इसे आप हार्ट एंड सोल भी कहते हो। इसमें क्या लिखा है, क्या यहाँ पे हार्ट एंड सोल भी कहते हो, फंडामेंटल मेक इट द फंडामेंटल इफेक्टिव, ये कुछ बोला नहीं, इससे भाई यहाँ पे लिख लो, ये हार्ट एंड सोल का आता है। ठीक है, क्या बोलता है भाई, हार्ट एंड सोल भी बोलते हैं इसको। तो ये इंपॉर्टेंट चीज समझे। जब इतनी सारी चीजें हो जाती हैं तो आपके लिए भाई इतना सफिशिएंट है। ये रहा भाई क्वेश्चन, यहाँ पे क्या रहा था, बी आर अम्बेडकर कॉल द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हार्ट एंड सोल, ये बोला गया था। तो ये सारी चीजें मेरे भाई, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता चल गया कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हैं, और इस तरह के ही क्वेश्चंस आपके पेपर में टकराएंगे। आप 15-16 पेपर देखा होगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगा, और अपने एसएसपी से ही सारे क्वेश्चंस मिलता जुलता आएगा। इतने डंके की चोट पे मेरे भाई कि राइट अबाउट द राइट प्रिवेंशन द डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, किस तरीके से आप डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर सकते हो। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के बीच में डिफरेंशिएट, समझे। उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो आप बना के आराम से लिख सकते हैं। रूल ऑफ लॉ इज फंडामेंटल एनी डेमोक्रेटिक जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग द 3 आर्गुमेंट्स ऑफ द रेफर टू, ये इन सेंस में आप अपना आंसर बना के लिख सकते हो। चीजें समझ आ गई। चलो अब आगे देखते हैं। ये सब चीजें होने के बाद आपके सामने और तो कुछ ज्यादा है नहीं। राइट टू लाइफ ये आप कर लोगे, यहाँ पे सारा चीज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अभी आप ये भी करके दो, क्योंकि बहुत बार चांसेस होता है कि अभी आने के लिए आर्टिकल नंबर 32 में मैं बता चुका हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चंस हम बना देते हैं, क्योंकि 9th क्लास में होना भी आप बहुत सारी चीजें पूछता है, क्योंकि 11th-12th में होते तो अलग चीजें पूछी जाती है। ठीक है, बट ठीक है, इतना सारी चीजें बहुत आपके लिए।
समझ आ गया भाई? अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, अभी भी लाइक नहीं किए हो, कर दो, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है। ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आप बस थियोरिटिकल पूरी कंप्लीट पढ़ लो, आपका काम सेट हो जाएगा। फिर भी मैं आपको एक दो जब टॉपिक्स बता देता हूँ इकोनॉमिक्स में जो बार बार रिपीटेड है, जो बार बार क्या है आपके सामने रिपीटेड है, ठीक है। चलो क्वेश्चंस बता देता हूँ, ये भी अंडरलाइन आप कर लो। ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन सेक्टर हटा दो भाई, यहाँ पे मल्टी क्रॉपिंग मल्टी क्रॉपिंग मल्टी क्रॉपिंग, बीसी ट्रेडिशनल मॉडर्न फार्मिंग, फर्टिलाइजर्स, ये ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चंस आया था ना, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चंस आया था। पर्सपेक्टिव इंपैक्ट क्वेश्चंस में याद हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो लग नहीं रहा है यहाँ पे, मैं आपको टॉपिक में ही नहीं बता पाया, इसमें टॉपिक आप क्वेश्चन बताते हो। चलो भाई, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आ रखा है कि किस तरीके से यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस क्या है कि व्हाट फार्मिंग्स एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी आर बीइंग कैरिड आउट इन द पालमपुर। ये पालमपुर की कहानी बता रहे हैं, ठीक है। ये आप एक हाइपोथेटिकल चीज है, आप आराम से लिख सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन, देखो क्रिटिकल एग्जामिन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या भाई? ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के बारे में आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक ये क्वेश्चन आप तैयार कर लो, ठीक है। इतना सफिशिएंट, अगर ये सारी चीजें करोगे तो आप भाई बढ़िया नंबर पाओगे, नहीं तो फिर क्या ही करोगे, फिर दिक्कत हो जाएगी आपके सामने, ठीक है। ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, यूज बी द लेबर एक्टिविटी, सी हार्वेस्ट एचवाईडी, सी मेरिट्स फर्टिलाइजर्स यूज करोगे। चलो नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने पीपल एज रिसोर्सेस, इसमें क्या क्या है टॉपिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्या होता है, मार्केट एंड नॉन एक्टिविटी। फिर ध्यान से सुनते जाओ भाई, क्योंकि पूरा पेपर है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, स्टेज ऑफ वीमेन लेबर मार्केट, ऑर्गेनाइज एक एक करना भाई, ये आप ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक ये आप कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट, और भी चीजें हैं। यहाँ पे सेक्टर पे इंडियन इकोनॉमी, ये क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। ये सेक्टर पे इंडियन इकोनॉमी, कभी कभी प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, ट्राइसरी सेक्टर क्या होता है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो, क्योंकि यहाँ से आ जाते हैं। ट्राइसरी सेक्टर को आप सर्विस सेक्टर भी कहते हो, फिर आप यहाँ पे इसको प्राइमरी सेक्टर से मॉडिफाई करते हो, ये आपके इंडस्ट्रीज में होती है, ठीक है। ये आप यहाँ पे फार्मर आर्मर होता है, ठीक दोस्त, समझिए यहाँ पे। चलो आप आगे आ जाओ। नेक्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देखो अनएम्प्लॉयमेंट आपके सामने ये जो है डिस्टिंग्विश एम्प्लॉयमेंट, ये सीजनल, ये अर्बन, ये बीच में आपके क्या होता है, ये डिफरेंशिएट, इन दोनों का ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि मैंने देखा 2022 वाले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आप आगे आ जाओ, ठीक है। ये सारी चीजें होने के बाद आपके पास क्वेश्चन तो भरमार हो गया होगा, बस टॉपिक यही निकालो और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि कम समय में यही सारी चीजें काम आएगी, अदरवाइज कुछ भी काम नहीं आएगा। लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, मेंशन 3 इंपॉर्टेंट सर्व शिक्षा अभियान स्कूल, ये एक क्वेश्चन आपके सामने हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आ गया, हाउ हैव द पीपल जापान डेवलप देयर कंट्री, कंट्री ने किस तरीके से, जापान कंट्री ने अपने आप को डेवलप किया। राइट द एग्जाम्पल सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये सारी चीजें हो गई, तो बस इतना सफिशिएंट है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द डिटरमाइन इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। फिर हेल्थ एंड सोसाइटी किस तरीके से डेवलपमेंट करता है, तो ये सारी चीजें हैं। और मिड डे मील आपको पता है कि मिड डे मील स्कीम कब से आया था, ये आप भाई 1995 से आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। डन भाई, इतनी चीजें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट आपके सामने चैप्टर्स निकल गया। ये भाई पॉवर्टी एज चैलेंजेस, गरीबी जो है किस तरीके से एक चैलेंजेस है, आप जानते हुए ये बहुत बड़ा अभिशाप है। जो पैसा है तो सब कुछ, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही सबसे बड़ा अभिशाप है हमारे भारत के लिए, ठीक है। यहाँ पे डिटरमाइन द पॉवर्टी ऑफ लाइन इंडिया, देखो भारत में किस तरीके से हम गरीबी निर्धारणता को नापते हैं, तो ये सारी चीजें आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है। सरकार बहुत काम कर रही है इस पे, बट आपको फोकस करना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम के पर्पस से फोकस करना है और सारी चीजें लिख के आना है, ठीक है। ग्लोबल पॉवर्टी, यहाँ पे एनएसएस, यहाँ पे आपके सामने एक और आ जाए, कॉज ऑफ पॉवर्टी, क्या कारण क्या है भाई, कारण क्या है, एंटी पॉवर्टी मेजर कैसे किया जा सकता है। फिर आपके सामने क्वेश्चन एक ये भाई देखो, एक आपके सामने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एक्ट, ये आपके सामने आ जाता है, ये आपके सामने आएगा पेपर में, ठीक है। तो ये आपको करके जाना है, इनका एम क्या था और इनके प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMY वाला भी आपके कभी कभी आ जाते हैं। 3-4 तरह की स्कीम थे, वो स्कीम आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो भाई बस यही 4 टॉपिक पढ़ो, आपको पता चल जाएगा, हम समझे। तो उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे
देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पे हाई कंसर्न पुअर कहता है व्हाई डज इंडिया हैव द हाईएस्ट कंसंट्रिक ऑफ द पुअर, पुअर क्यों भारत में सबसे ज्यादा है। डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी, एक ये क्वेश्चन आप देख लेना किस तरीके से रूरल और अर्बन पॉवर्टी में गरीबी है, निर्धनता है। फिर आपके सामने देखा जाता है यहाँ पे there are the various issues related on the poverty in India justify estimate 2/3 main issues, क्या भारत में गरीबी के क्या क्या कारण है। अगर एजुकेशन है तो सब चीजें, अदरवाइज सब चीजें फीकी पड़ी हुई है। समझे भाई, ये क्वेश्चन हो गया। और ब्रिटिशर्स के समय में एक ये देखो, ब्रिटिशर्स के समय में किस तरीके से गरीबी ज्यादा से ज्यादा आई थी, ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हमारे किसान का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन इन्होंने किया था। समझे, फिर आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज होता है। यहाँ पे एक ये क्वेश्चन यहाँ पे, ये महात्मा गांधी रूरल गारंटी योजना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेन रीजन ऑफ पॉवर्टी, भारत में गरीबी के मेन कारण क्या क्या है, यही सारी चीजें हैं मेरे भाई। समझे, क्या है मेन कारण यही है, फिर और ज्यादा कुछ इसमें लफड़ा है नहीं। समझ आ गया भाई, तो चलो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज समझ आ गई होगी। अगर अभी भी नहीं समझ आ गया तो जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया है ये सारे टॉपिक कर लो, इतना आपके लिए क्या होगा दोस्त, इतना सफिशिएंट होगा। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, यहाँ से आपको पूरी कैसे किस तरीके से फूड को बचा सकते हो, किस तरीके से हमारे भारत में सिक्योर करके रख सकते हो जो भी फूड होते हैं, क्योंकि जितने भी राशन वासन जाते हैं वो हमारे यहीं जाते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता, हंगर हैज द क्रॉनिकल एंड द सीजनल डिसमिशंस, ये आपके लास्ट ईयर क्वेश्चंस में आया था। नीड टू सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन, ठीक है। आपको देखो ये बोरिंग चैप्टर लग रहा होगा बट मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सामने क्वेश्चंस में आता है। एक ये पीडीएस सिस्टम आपके सामने आता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आपकी सरकार जो होती है आपसे किसानों से अनाज खरीदती है और उसे सुरक्षित करके क्या करती है हमारे मतलब कि पीडीएस सिस्टम तक लेकर है जिससे राशन वासन मिलता है, ठीक है। एक ये आप देख लो, ये स्कीम लाया गया था जिसके थ्रू आप लोग पेपर में आप लिख सकते हो और इसके मैचिंग भी आएगा ही आएगा। समझे, फिर अगला क्वेश्चन आपका, द रोल ऑफ कोऑपरेटिव फूड सिक्योरिटी, किस तरीके से रोल निभाते हैं ये, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है भाई, डन है। क्वेश्चन इस तरीके के आए हैं, बड़े क्वेश्चंस भी दिखा देता हूं मैं आपको क्योंकि जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि तुम्हारे भाई को सारा क्वेश्चन याद है किस तरह क्वेश्चंस है। मैंने शॉर्ट्स में आपको दिखा देता कि सारे पेपर एनालाइज करने के बाद ही आपके सामने ये सारी चीजें मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हवाबाजी नहीं मेरे भाई। क्लास 10th में अगर 90 प्लस करना चाहते हो तो भाई डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन करो। 10th में तो भाई सुबह से 90 प्लस करेंगे, ठीक है, मिड टर्म से लेके आपके फाइनल तक। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, लाइक नहीं किया हो लाइक कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो, मुझे पता है इतना देर में आप लोगों ने कर दिया होगा। चलो भाई, कह रहा व्हाट इज द मीन एमएसपी, मतलब क्या होता है। फिर आपसे ग्रीन रेवोल्यूशन फूड सिक्योरिटी में किस तरीके से आया था, डिफरेंशिएट विद सीजनल एंड क्रॉनिकल हंगर क्या क्या होते हैं, एक ये बफर स्टॉक के बारे में भी आया था, ये और क्या था कोऑपरेटिव, ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने आए थे मेरे भाई। फिर ठीक है, ये आपके सामने मैप भी आ जाता है, कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आने के चांसेस होते हैं, तो आप ये क्वेश्चन करना इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। अगर आपने इतनी टॉपिक कर ली तो आपका पेपर भाई बहुत ही खतरनाक जाएगा, बहुत खतरनाक, चाहे प्राइवेट में हो गवर्नमेंट में हो, जो टॉपिक मैंने बताया इतना कर लो आप एक दिन के अंदर में ना, अगर जितना टॉपिक कर पाओगे उतने नंबर, जितने भी चैप्टर मैंने बताया हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सारे खत्म कर दिए, बस कर लो मेरे भाई, अब कोई मौका नहीं है। और ये चीज आपको कोई भी पूरे YouTube पे नहीं बताएगा कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है। 5-6 घंटा आपको लाइव में रख लेगा, वन शॉट पता नहीं क्या क्या शॉट, बट आपके सामने एसएसपी ने एक किंग ऑफ कंटेंट दे दिया, अब आपके हाथ में करना है नहीं करना, बस एक माइक्रो सेकंड भी वीडियो मिस मत करना, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।